हेलो फ्रेंड्स, सभी को राम राम, नमस्कार। आज आपको हिंदी में नया टॉपिक, नई चीज़ों के साथ में शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम होगा संज्ञा। यहाँ से आपकी शुरुआत करते हैं। अगर संज्ञा की बात की जाए तो संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द होता है सम और दूसरा शब्द होता है ज्ञा। यानी कि संज्ञा में सम उपसर्ग और अंग प्रत्यय लगा होता है, तो जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। यानी इसे हम कह सकते हैं सम्यक ज्ञान अनया इति। यानी कि जो किसी प्राणी के, किसी वस्तु का, किसी के गुण का, किसी के स्वभाव का जो व्याख्या करता है उसे संज्ञा कहा जाता है। यदि संज्ञा के भेद की चर्चा की जाए तो संज्ञा के भेद में इसे दो पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है। एक को बोलते हैं उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, और दूसरे को कहा जा सकता है अर्थ या प्रयोग के आधार पर। तो यदि उत्पत्ति या व्युत्पत्ति की बात की जाए तो इसमें संज्ञा के तीन भेद माने जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं नंबर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे को कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा इसी में होता है बेटा भाववाचक संज्ञा। इसी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं समूहवाचक संज्ञा का, और दूसरा करते हैं पदार्थवाचक, या इसको कह सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा का। इस तरह से उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं, जबकि अर्थ या प्रयोग के आधार की बात की जाती है तो इसमें जो भी प्रभाव दिखाई देता है हमको, वो अंग्रेजी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव की वजह से संज्ञा के यहाँ पर 5 भेद हो जाते हैं, और इस 5 भेद में ये हम लोग व्याख्या करते हैं। तो इसमें पहला भेद आपको पढ़ाया जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। दूसरा पढ़ते हैं बेटे इसमें आप जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा पढ़ते हैं आप इसमें भाववाचक संज्ञा। इसी में जो उत्पत्ति के आधार पे समूहवाचक और पदार्थवाचक संज्ञा हुआ करता था, इसके पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं समूहवाचक। और लास्ट में आपका 5वां भेद इसका होता है पदार्थवाचक। लेकिन स्पेशली यहाँ से इसको 5वां भेद इसका हो जाता है पदार्थवाचक। तो हिंदी के पाणिनि के रूप में कामता प्रसाद गुरु का नाम आता है। पाणिनि जिन्होंने संस्कृत में व्याकरण की रचना कर दी, उसी तरह से कामता प्रसाद ने जब हिंदी का व्याकरण लिखा गया तो उनको कहा गया भाई आप तो हिंदी के पाणिनि हो। तो हिंदी का पाणिनि के रूप में नाम आता है कामता प्रसाद गुरु जी का। और यदि कामता प्रसाद गुरु की बात की जाए कामता प्रसाद गुरु, यदि स्पेशली बेटे हम लोग कामता प्रसाद गुरु की बात करते हैं तो कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के केवल 2 भेदों की चर्चा की है। कामता प्रसाद गुरु ने बताया कि संज्ञा के केवल 2 भेद होंगे, और इन 2 भेदों में उन्होंने बेटा एक को बताया पदार्थवाचक संज्ञा और दूसरे को बताया भाववाचक संज्ञा। तो कामता प्रसाद गुरु ने 2 प्रकार की संज्ञा का उल्लेख किया, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और इसी पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत उन्होंने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का वर्णन किया। तो इसको एक बार फिर से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि संज्ञा जो है सम उपसर्ग
और अंग प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान अन्यया इति, जिसके अंतर्गत हम लोग किसी के प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी के स्वभाव या दशा का वर्णन किया जाता है। इसके भेद की चर्चा की जाए तो इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पे, और दूसरा बांटा गया इसको अर्थ या प्रयोग के आधार पे। यदि हम उत्पत्ति के आधार की चर्चा करते हैं तो इसके 3 पार्ट होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा का अध्ययन करते हैं, जबकि अर्थ या प्रयोग के आधार पर जो भी प्रभाव पड़ा वो अंग्रेजी भाषा का था। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव की वजह से यहाँ पे संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं, जिसमें पहला पढ़ते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। जबकि स्पेशली कामता प्रसाद गुरु की चर्चा की जाए तो कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के केवल 2 भेदों का वर्णन किया, जिसमें पहला भेद था बेटा इनका पदार्थवाचक संज्ञा और दूसरा भेद था भाववाचक संज्ञा। इस पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत इन्होंने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का उल्लेख किया। तो ये संज्ञा का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसके हम लोग एक एक पार्ट की अलग अलग से चर्चा करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद इसी टॉपिक को आगे एक एक करके 1 बाय 1 मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, तो जो संज्ञा का बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, अब उसी चीज़ को एक एक करके हम आपको कंटिन्यू करते हैं और आगे की चीज़ों को आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी मैंने संज्ञा के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। अब उन्हीं चीज़ों को एक एक करके मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ, आप समझने और समझने का प्रयास करें। जैसे हमने आपसे कहा कि लड़का, तो लड़के से पूरे लड़के जाति का बोध होता है, तो लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा हुआ। और इसी लड़के में किसी एक लड़के का नाम अलग कर दिया, जैसे लिख दिया कि राम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसी तरह से मैंने लिखा लड़की, तो लड़की एक जातिवाचक संज्ञा का कार्य करती है, और एक लड़की का नाम अलग कर दिया सीता, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसी तरह से अगला शब्द लिखा हुआ है पशु, पशु से पूरे पशु जाति का बोध हुआ, और उससे एक पशु का नाम अलग कर दिया घोड़ा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि नियम हमारा होता है कि पशु पक्षियों के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा का कार्य करते हैं। इस घोड़े को पशु जाति से अलग किया, इसलिए वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का कार्य कर रहा था। जबकि घोड़ा को सिंगल लिखा गया तो ये घोड़ा खुद अपने में जातिवाचक संज्ञा हो गया। और किसी शब्द के आगे जब कोई विशेषण का प्रयोग कर दिया जाए, तो जब कोई विशेषण किसी शब्द के आगे लगता है तो उसके क्राइटेरिया को कम कर देता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा में तब्दील हो गया। तो पशु जाति से जब घोड़ा अलग हुआ तो घोड़ा यहाँ व्यक्तिवाचक था, लेकिन अगर कहीं बेटा सिंगल घोड़ा शब्द लिखा हुआ है या गाय लिखा हुआ है या पक्षी शब्द लिखा हुआ है तो वो अपने आप में जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे लिख दिया सागर, सागर से पूरे सागर जाति का बोध हुआ। सागर शब्द के आगे मैंने विशेषण लगा दिया लाल, लाल सागर, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसी तरह अगला शब्द लिखा हुआ मिठाई, तो मिठाई से पूरे मिठाई जाति का बोध होता है, मिठाई जातिवाचक संज्ञा है। और एक मिठाई का नाम अलग कर दिया जलेबी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इस जलेबी को जब खाया गया तो उससे मिली क्या हमको मिठास, मिठास वो है, ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाएं अमूर्त होती हैं, इनका कोई रूप, इनका कोई आकार नहीं होता। और दूसरी बात, भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। अगर कभी भी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बन जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा का कार्य कर जाती है। इस बात को मैं भी आगे आपको डिक्टेट करता हूँ किस तरह से भाववाचक को हम लोग जातिवाचक में बना सकते हैं। उसी तरह से शब्द होता है बूढ़ा, बूढ़ा से पूरे बूढ़े जाति का बोध होता है, लेकिन बुढ़ापा एक महसूस करने की चीज़ है, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। रंग होता है हमारा हरा, हरा ये एक विशेषण का काम करता है, लेकिन हरा से जब हरियाली लिखा गया तो हरियाली हमारी भाववाचक संज्ञा का काम करती है। शब्द हमारा होता है मम, मम एक सर्वनाम है, मम सर्वनाम है। और इस सर्वनाम से जब लिखा गया ममत्व, तो ममत्व हमारा हो गया आपका भाववाचक संज्ञा, ममत्व भाववाचक संज्ञा। शब्द हमारा होता है सुंदर,
शब्द हमारा है सुंदर। सुंदर शब्द भी बेटा विशेषण होता है, लेकिन सुंदर से बन गया सुंदरता या सौंदर्य, तो ये भाववाचक संज्ञा होता है। शब्द हमारा होता है दूर, और दूर बेटा एक ये अव्यय का काम करता है। ये अव्यय है, लेकिन दूरी हमारा एक भाववाचक संज्ञा हुआ। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये भी निकल करके आता है कि संज्ञा से लेकर के अव्यय तक, संज्ञा से लेकर अव्यय तक के शब्दों को हम लोग भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। पहले मैंने आपको संज्ञा से भाववाचक संज्ञा सिखाया, यहाँ विशेषण से मैंने भाववाचक संज्ञा बना करके दिखाया आपको, ये सर्वनाम से मैंने आपको भाववाचक संज्ञा बना करके दिखाई, ये आपको अव्यय से मैंने भाववाचक संज्ञा बना करके दिखाई। क्रिया से भी बनता है। अगर मैं कोई शब्द लिख देता हूँ खेलना, जैसे शब्द है आपका मान लो खेलना, तो खेलना क्या है? क्रिया है। लेकिन अगर खेलना की जगह हम लोग लिख दे खेल, तो खेल बेटा भाववाचक संज्ञा होती है, जबकि खेलना एक क्रिया होती है। तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, क्रिया हो या विशेषण हो या अव्यय हो, इन सभी से हम लोग भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लें, नहीं फिर आगे की चीज़ मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। चलिए आगे की चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। कुछ संज्ञा की स्पेशल कंडीशंस होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं संज्ञा की विशिष्ट दशाएं, यानी कि स्पेशल कंडीशंस ऑफ नाउन। हम आपको बताते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना, कि शब्द वो व्यक्तिवाचक के होते हैं और किस तरह से व्यक्तिवाचक के शब्द जातिवाचक शब्द का काम कर जाते हैं, और किस तरह से जातिवाचक संज्ञा के शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का कार्य करते हैं। इसी बात को एग्जाम्पल से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। पहला एग्जाम्पल दे रखा है कि कालिदास भारत के शेक्सपियर थे। कालिदास भारत के शेक्सपियर थे, तो यहाँ पर शेक्सपियर का मतलब केवल विलियम शेक्सपियर से ना होकर के शेक्सपियर जैसे जितने भी विद्वान पुरुष, चाहे वो जॉन डीवी हो, विलियम वर्ड्सवर्थ हो, पीवी शैली हो, जॉन मिल्टन हो, जितने भी विद्वान पुरुष थे, उन विद्वान पुरुषों में एक पुरुष था कालिदास, जो उन्हीं की भांति विद्वान था। तो शेक्सपियर शब्द यहाँ पे जो शब्द था व्यक्तिवाचक का, लेकिन यहाँ पे काम कर रहा है वो जातिवाचक का, और कालिदास आपके हो गए व्यक्तिवाचक। खली आज के हनुमान हैं, तो हनुमान का मतलब यहाँ पर केवल वीर हनुमान से ना होकर के हनुमान जैसे जितने भी बलवान पुरुष, उन बलवान पुरुषों में एक पुरुष है खली, जो उन्हीं की भांति बलवान था। तो खली यहाँ पर व्यक्तिवाचक का काम करेगा, जबकि हनुमान शब्द यहाँ पे जातिवाचक का काम कर जाएगा। कहा गया सीता हमारे घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी भी एक व्यक्तिगत नाम होता है, लेकिन यहाँ पे जो लक्ष्मी का भाव है वो ये दर्शाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके घर आने से हमारे घर में धन, वैभव, संपदा आदि चीज़ों का वास होने लगा। तो इसीलिए कहा गया कि सीता हमारे घर की लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी यहाँ पर जातिवाचक का काम करेगी और सीता यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का काम करेंगे। वैसे भी कहा जाता है कि जब किसी के घर में पुत्री का जन्म होता है तो लोग कहते हैं लक्ष्मी आई है, लेकिन जब पुत्र पैदा होता है तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि राम पैदा हुए हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मी जातिवाचक का काम कर रही है, जबकि सीता हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा का काम करेंगे। उसी तरह से जातिवाचक संज्ञा से हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे ही कहा गया कि पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो पंडित शब्द जातिवाचक होता है। पंडित शब्द जातिवाचक पूरे पंडित जाति के विषय में बताता है, लेकिन सेंटेंस को जैसे ही पढ़ा गया प्रथम प्रधानमंत्री, तो ये प्रथम प्रधानमंत्री, ये बात यहाँ पर आ गई पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो ये शब्द था जातिवाचक का, काम करने लगा व्यक्तिवाचक का। कहा गया महात्मा जी हमारे राष्ट्रपिता को कहा जाता है, तो महात्मा शब्द ये जातिवाचक होता है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपिता की बात आई तो बात आ गई मोहनदास करमचंद गांधी जी की, एक व्यक्ति पर आकर के बात रुक गई। ऐसे में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का काम करेगा। तो इस तरह से हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में या जातिवाचक संज्ञा को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में तब्दील कर सकते हैं। अन्य उदाहरण आप समझ लीजिए, जैसे मैं आपसे कह दूँ कि जयचंद कन्नौज के राजा थे। जयचंद कन्नौज के राजा थे, तो कन्नौज के एक स्पेशली राजा जयचंद की बात हुई, जयचंद यहाँ व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन हम कहते हैं आजकल जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंदों का मतलब होता है गद्दार टाइप का व्यक्ति। तो जयचंदों से पूरे जयचंद जाति का बोध हो जाएगा, वो जातिवाचक शब्द बन जाएगा।
हम आपसे कह दें कि राजा अपनी पुरी में निवास करते हैं तो राजा का नगर बड़ा होता है। यहाँ पुरी शब्द जातिवाचक है, लेकिन अगर मैं कह दूँ आपसे कि मैं पुरी जा रहा हूँ तो पुरी का मतलब जगन्नाथपुरी हो जाएगा और ये पुरी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का काम कर जाएगा। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में और जातिवाचक को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदला जा सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बताने का कमेंट्स बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।